हेलो एवरीवन, नमस्कार। देखिए, जो यूपीपीएससी का एग्ज़ाम है 11 अक्टूबर को, उसके करंट अफेयर्स के लिए जो हाईली रिकमेंडेड मैगजीन होती है घटना चक्र, तो वो मार्केट में आ चुकी है। और वैसे तो सब लोगों ने खरीद ली होगी, लेकिन जो लोग नहीं खरीद पाए हैं उनके लिए मैंने अपने इस चैनल पे एक सीरीज़ स्टार्ट करी है कि मैं 11 अक्टूबर से पहले पहले घटना चक्र को कम्प्लीटली कवर करूँगी। ओके, तो आइए शुरुआत करते हैं। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि घटना चक्र आपको कंप्लीट करवाऊंगी मैं। भले ही आप मुझे 2 या 3 या 4 वीडियो डेली डालने पड़े, लेकिन आपकी घटना चक्र कंप्लीट हो जाएगी एग्ज़ाम से पहले पहले। तो आइए शुरुआत करते हैं। जो सबसे पहली न्यूज़ है वो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के बारे में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020, तो ये आपको पता ही होगा कि 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च किया था। और 2014 को ही क्यों किया था? तो 150वीं वर्षगांठ थी महात्मा गांधी के जन्म दिवस की, इसलिए किया था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि क्या ज़रूरी है, क्योंकि इसमें तो बहुत ज़्यादा कंटेंट दिया हुआ है, हमको उतना ही पढ़ना जितना हमारे लिए ज़रूरी है। जैसे कि अब स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का परिणाम जारी किया गया है और यह अपनी तरह का पहला डिजिटल सर्वे था। ठीक है, और इसमें जो फर्स्ट रैंक प्राप्त करी है इस बार, वो लगातार चौथी बार इंदौर ने ही करी है। ठीक है, लगातार चौथी बार इंदौर ही फर्स्ट रैंक प्राप्त करी है। इंदौर ने 2016, 17, 18, 19, 20 5 बार ये रैंकिंग जारी की जा चुकी है। जबकि जो पहली बार 2016 में जारी हुई थी उसमें मैसूर ने टॉप किया था। उसके बाद से लगातार इंदौर टॉप करता हुआ आ रहा है। अब नंबर 2 पे देखते हैं तो सूरत, और नंबर 3 पे नवी मुंबई। इन तीनों को भी आपको याद रखना है, इंदौर, सूरत और मुंबई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इससे ज़्यादा हमारे लिए काम का नहीं है। अब इधर देखते हैं हम, इस श्रेणी में जो लास्ट रैंक प्राप्त करी है वो है बिहार के पटना ने। 47th रैंक आई है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और साथ में लास्ट को भी हमको याद रखना है। उसके बाद क्योंकि हमारा यूपीपीएससी का एग्ज़ाम है, तो यूपी के जो 4 स्थान है इसमें, वो हैं लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज। ठीक है, लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज। ओके, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगता है मुझे यहाँ पे, और अगर आपको लगता है तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का भी शुभारंभ कर दिया गया है केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। ठीक है, और ये 2021 वाला जो है ये 6ठा संस्करण होगा, क्योंकि 2020 में जो जारी किया गया है वो 5वां है, तो अब ये 2021 में होगा, 6ठा ही होगा ऑब्वियसली। ठीक है, इसमें उन्होंने एक प्रेरक दौर नाम से एक नए पुरस्कारों की घोषणा भी करी है, प्रेरक दौर नाम से। ठीक है, और ये पुरस्कारों की जो श्रेणियां हैं वो कौन कौन सी हैं, वो ये हैं। नंबर 1 पे है दिव्य यानी कि प्लेटिनम, अनुपम गोल्ड, उज्ज्वल सिल्वर, उदित ब्रॉन्ज और आरोही एस्पायरिंग यानी कि आकांक्षी। ठीक है, ये 5 उप श्रेणियाँ हैं, इनमें दौर अवार्ड जो है वो दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो आगे है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। 1 फरवरी 2020 को अपने बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके गठन का प्रस्ताव किया था। ठीक है, और अब इसको मंजूरी भी मिल गई है, और इसके तहत एक सामान्य योग्यता परीक्षा यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो CBT का आयोजन किया जाएगा। और इसमें शामिल कौन कौन होगा? इसमें शामिल होंगी जो रेल मंत्रालय वाली जॉब हैं, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, SSC, RRB, IBPS की प्रतिनिधि जो हैं इसमें शामिल होंगे। आगे बढ़ते हैं, और ये CET जो है परीक्षा वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएगी। 12 प्रमुख भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी, और ये 3 लेवल पे होगी। कौन कौन सा? स्नातक, उच्च माध्यमिक और मैट्रिक यानी कि 10th पास। ठीक है, और ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, SSC, RRB, IBPS इनके लिए एग्ज़ाम आयोजन किया जाएगा। हर जिले में एक परीक्षा केंद्र होगा।
प्रत्येक जिले में एक परीक्षा केंद्र होगा। वहीं 117 आकांक्षी जिलों में परीक्षा के बुनियादी ढांचे को बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, एनआरए के लिए जो बजट है वो इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए 1517.57 करोड़ रुपए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अटल रैंकिंग पे। अटल रैंकिंग वर्ष 2010 से 20 तक के दशक को नवाचार का दशक घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, मतलब पूछा जा सकता है कि नवाचार का दशक कौन से दशक को घोषित किया गया है, तो 2010 से 2020 तक को। वर्ष 2015 में वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वां स्थान था भारत का 2015 में। तो 15 की बात हम क्यों करने लगे, हम तो करेंगे 2020 की बात। 2020 में अब हमारी रैंक है 48। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वां स्थान 2015 में था, लेकिन उसकी बात हम नहीं करेंगे, हम करेंगे 2020 के बाद 48वां स्थान हमने प्राप्त किया है। इसके जो स्मरणीय तथ्य हैं वो कौन कौन से हैं, आइए जान लेते हैं उनको। इसका पहला संस्करण 2019 में जारी किया गया था। अटल रैंकिंग 2020 को 2 श्रेणियों यथा सार्वजनिक वित्त पोषित, मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम देखते हैं अपने काम की बात। यहाँ तक कोई भी काम की बात नहीं है हमारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो रैंकिंग है इसको हम देख लेते हैं। रैंकिंग में जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी कि IIT मद्रास को प्रथम स्थान मिला है इस रैंकिंग में, बॉम्बे को सेकंड एंड दिल्ली को तीसरा स्थान मिला है। ठीक है, इसमें ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अंडमान निकोबार कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। अंडमान निकोबार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भारत का एक संवेदनशील क्षेत्र है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और PM मोदी ने यहाँ के लोगों को डिजिटल इंडिया से जोड़ने के लिए 30 दिसंबर 2018 को पोर्ट ब्लेयर में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना की आधारशिला रखी है। किसको, यहाँ के लोगों को डिजिटल इंडिया से जोड़ने के लिए पोर्ट ब्लेयर में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना की आधारशिला रखी है। ठीक है, इसके स्मरणीय तथ्य हैं कुछ, ये हमने पढ़ लिया है। इसके द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोगों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की उपलब्धता होगी और इस परियोजना का वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के अधीन यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन USOF के माध्यम से किया गया है। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे अथवा रज्जू मार्ग विशेष रूप से खानों या पहाड़ी क्षेत्रों में उपयोग की जाने वाली एक परिवहन प्रणाली है। इनमें केबलों के माध्यम से बक्सेनुमा केबिनों द्वारा परिवहन किया जाता है। इससे दुर्गम क्षेत्रों में कम समय में यात्रा की जाती है। 24 अगस्त 2020 को गुवाहाटी असम में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर निर्मित भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। इसकी लंबाई कितनी है, 1.82 किलोमीटर। ठीक है, GMDA यानी कि गुवाहाटी महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा इसका निर्माण किया गया है। लागत इतनी आई है 56.08 करोड़। यह रोपवे गुवाहाटी शहर के कचरी घाट को डोल गोविंदा मंदिर से जोड़ेगा। इम्पोर्टेंट क्या क्या है इसमें, जहाँ जहाँ पे रेड अंडरलाइन है वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे लंबा भारत का नदी रोपवे बनाया गया है। लंबाई 1.82 किलोमीटर है। लागत 56.8 करोड़ रुपए है और ये कहाँ से कहाँ को जोड़ेगा, कचरी घाट से डोल गोविंदा मंदिर को जोड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का आयोजन आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत किया गया है। 12 मई 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की गई थी। ओके, इस अभियान का मुख्य ध्येय स्वदेशी विनिर्माण और उपभोग को प्रमुखता प्रदान करना है। आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का शुभारंभ किया गया है 7 अगस्त 2020 को और 7 से 14 अगस्त तक ये मनाया जाएगा। और इसमें आप पढ़ सकते हैं अगर लगे आपको इम्पोर्टेंट है ये तो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। देवलाली दानापुर किसान रेल।
वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान विशेष रेल का संचालन शुरू किया गया है। इससे किसान अल्पकालीन बाजार शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं के बाजार में उपस्थिति बढ़ाकर और अधिक संबलता प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, ये एक रेल सेवा शुरू करी गई है किसानों के लिए। 2 मंत्रालय इसमें साथ आए हैं, कौन कौन से? रेल मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। और ये रेल कहाँ से कहाँ तक चलेगी? देवलाली से दानापुर तक। ओके, देवलाली से दानापुर तक किसान रेल चलाई जाएगी और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसको हरी झंडी दिखाई है। ध्यातव्य है कि वर्ष 2020-21 के आम बजट में दूध, मांस और मछली सहित जल्द नष्ट होने वाली पदार्थों की निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला बनाने की घोषणा की गई थी। इसलिए यह अपनी तरह की पहली रेलगाड़ी है जो किसान सेवा के उद्देश्य से शुरू की गई है। ठीक है, अच्छा, ये देवलाली जो है ये है कहाँ पे? देवलाली महाराष्ट्र। ओके, और दानापुर बिहार। देवलाली से दानापुर के लिए ये ट्रेन चली है। देवलाली महाराष्ट्र का है, दानापुर बिहार का। ओके, और ज़्यादा इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अब भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली। जल जीवन और विकास की कुंजी है। जल संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग अधिक महत्व रखता है, विशेषकर तब जब बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण और संबंधित विकास उपलब्ध संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव डालती है। फिर भी संसाधन की अच्छी योजना हेतु एक मजबूत डेटाबेस और विश्वसनीय प्रणाली की आवश्यकता होती है। इसी के मद्देनजर 2019 में भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली इंडिया WRIS का पहला संस्करण जारी किया गया था और ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। और ये नया संस्करण नई कार्यक्षमताओं एवं विशेषताओं से युक्त है। आगे बढ़ते हैं हम, इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लग नहीं रहा है। इंडिया WRIS को अद्यतन बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना यानी कि NWIC की स्थापना की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का गठन। 9 नवंबर 2019 को अयोध्या प्रकरण के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए ऐतिहासिक फैसले के अनुपालन में भारत सरकार द्वारा अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए 5 फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में प्रस्तावित भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण हेतु भूमि पूजन देशवासियों के प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सबको पता ही है, सब ने देखा होगा टीवी पे। और श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास में कुल 15 मेंबर हैं। कुल 15 मेंबर हैं, जिनमें से एक दलित समाज से रहेगा। ठीक है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास से जुड़ी संपत्तियों को बेचने का अधिकार ट्रस्टीज को नहीं होगा। ट्रस्ट के सदस्यों को वेतन का प्रावधान नहीं है, लेकिन सफर के दौरान हुए खर्च का भुगतान न्यास के द्वारा किया जाएगा। सभी ट्रस्टी मिलकर एक अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे जो सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा। न्यास का एक महासचिव व एक कोषाध्यक्ष भी होगा। निर्मोही अखाड़ा के प्रमुख महंत नृत्य गोपाल दास इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। ओके, जबकि महासचिव के पद पर चंपत राय हैं। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र को मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं नृपेंद्र मिश्रा। ये बाकी के जो मेंबर्स हैं उनके नाम दे रखे हैं, आप पढ़ सकते हैं। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन एक राष्ट्रव्यापी पहल है जिसमें छात्रों द्वारा दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करने का एक मंच प्रदान किया जाता है। यह वह कार्यक्रम है जो छात्रों को अलग अलग तरीके से सोचने के लिए प्रेरित करने के साथ ही अनेक उत्पादों को नए तरीके से विकसित करने की संस्कृति को बल देता है। हैकाथॉन के 2 भाग होते हैं, हैकाथॉन सॉफ्टवेयर तथा हैकाथॉन हार्डवेयर। ठीक है, हैकाथॉन से रिलेटेड एक क्वेश्चन 2019 में UPSC में आया था। तो अब इसमें से हमें क्या याद रखना है? हैकाथॉन के 4थे संस्करण का ग्रैंड फिनाले हुआ है अभी रिसेंटली, 1 से 4 अगस्त 2020 के बीच में ये हुआ है।
और इसका जो उद्घाटन था वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा किया गया था। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के सबसे बड़े हैकाथॉन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मतलब कि ये जो हैकाथॉन था ये विश्व का सबसे बड़ा हैकाथॉन था, इसको पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया था। इसका मुख्य विषय था कोई समस्या बहुत बड़ी नहीं होती, कोई विचार बहुत छोटा नहीं है, नो प्रॉब्लम इज टू बिग, नो आइडिया इज टू स्मॉल। ठीक है, अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति की। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अब हम बात कर लेते हैं, ये शायद लास्ट टॉपिक है यहाँ का, यस ये लास्ट है आज का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक विजन डॉक्यूमेंट होती है जो यह निर्देशित करती है कि आने वाले वर्षों में देश में शिक्षा किस दिशा में जाएगी। यह देश की शिक्षा व्यवस्था को एक आकार प्रदान करती है। देश में सर्वप्रथम 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी की गई थी। सर्वप्रथम कब? 1968 में। दूसरी कब आई? 1986 में, यानी कि ये जो 68 है इसको 86 डिजिट को इधर से उधर कर दिया गया है, आप याद रखने के लिए ऐसा सोच सकते हैं। उसके बाद जिसमें संशोधन हुआ था 1992 में। हाल ही में भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की गई है। यह नीति 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की एक नई व्यवस्था की बात करती है। ठीक है, 5+3+3+4। इसी संदर्भ में वर्तमान में क्या लागू था? 10+2। अब इस 10+2 को हटाकर 5+3+3+4 को लागू कर दिया गया है, यानी कि 5 आधारभूत वर्ष, प्रारंभिक 3 वर्ष, मध्य 3 वर्ष और माध्यमिक 4 वर्ष में विभाजित किया गया है। ठीक है, आधारभूत चरण 5 वर्ष में 3 वर्ष तक का बच्चा यानी कि आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका में रहेगा। जब वह 6 वर्ष का होगा तो कक्षा 1 में प्रवेश मिलेगा। 6 वर्ष का होगा तब कक्षा 1 में प्रवेश मिलेगा। फिर अगले 2 वर्षों में कक्षा 2 तक की पढ़ाई पूरी होगी। प्रारंभिक चरण जो होगा वो 3 वर्ष में, यानी कि कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी। उम्र रहेगी 8 से 11 वर्ष तक। 11 वर्ष तक बच्चा 5th क्लास की पढ़ाई कर चुका होगा। उसके बाद मध्य चरण है, ये 6 से 8 तक की पढ़ाई होगी। इसमें उम्र होगी 11 से 14 वर्ष की। अब माध्यमिक चरण की बात करते हैं तो इसमें 4 वर्ष और कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई इसमें होगी। उम्र रहेगी 14 से 18 वर्ष। अब 5+3+3+4 ढांचे में 3 वर्ष के बच्चों को शामिल कर प्रारंभिक बाल अवस्था और देखभाल यानी कि अर्ली चाइल्डहुड चिल्ड्रन एजुकेशन ECCE की एक मजबूत बुनियाद को शामिल किया गया है, जिससे आगे चलकर बच्चों का बेहतर विकास हो सके। वर्ष 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% सकल नामांकन अनुपात यानी कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो GER को 100% प्राप्त करने का लक्ष्य है 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर में। ठीक है, उसके बाद जो शिक्षा का जो माध्यम होगा 5th क्लास तक, कम से कम ग्रेड 5 तक वो, और ग्रेड 8 या उससे आगे तक भी शिक्षा का माध्यम घरेलू भाषा, मातृभाषा, जिसको मतलब मातृभाषा हम बोलते हैं, मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। और सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के स्कूल इसकी अनुपालना करेंगे। त्रिभाषा फॉर्मूला लागू किया जाएगा, हालांकि इसे काफ़ी लचीला रखा जाएगा। कोई भी भाषा किसी राज्य पर नहीं थोपी जाएगी। ग्रेड 10 और 12 के लिए बोर्ड परीक्षाएं जारी रहेंगी और मंत्रालय के तहत एक मानक निर्धारित निकाय के रूप में एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र यानी कि परख, जो ब्लैक में लिखा हुआ है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, परख नाम से एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है। परख का फुल फॉर्म देख लेते हैं, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, इसको स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है और साथ ही सभी लड़कियों और साथ ही ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए एक जेंडर समावेशी निधि, जेंडर इंक्लूजन फंड का भी गठन किया जाएगा। उसके बाद उच्चतर शिक्षा व्यवस्था के तहत शोध को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना भी की जाएगी। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को वर्ष 2018 के 26.3 से बढ़ाकर 2035 तक 50% करने का लक्ष्य है, यानी कि जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो था 2018 में 26.3%, अब उसको बढ़ाकर 2035 तक 50% करना है हमको। ठीक है, और ये
आप देखिए, पढ़ लीजिए, हमें जो इम्पोर्टेंट है वही करना है इसमें। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI के तहत 4 स्वतंत्र ढांचों की स्थापना की जाएगी। HECI के तहत 4 स्वतंत्र ढांचों की स्थापना की जाएगी, जिसमें राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विनियामक परिषद यानी कि नेशनल हायर एजुकेशन रिसोर्स सेंटर, नेशनल एग्रीडिएशन काउंसिल, हायर एजुकेशन ग्रांट्स कमीशन और जनरल एजुकेशन काउंसिल शामिल होंगे। ठीक है, ये HECI के अंतर्गत ये चारों शामिल होंगे। अलग से एक सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है कि HECI के अंतर्गत कौन कौन शामिल है। ओके, सारा कुछ इम्पोर्टेंट है। वैसे भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। अब आगे बात करते हैं हम कि ध्यातव्य है कि भारतीय भाषाओं पर समुचित ध्यान न दिए जाने के कारण देश ने विगत 50 वर्षों में ही 220 से अधिक भाषाओं को खो दिया है। यूनेस्को ने 197 भाषाओं को लुप्तप्राय यानी कि इंडेंजर्ड घोषित किया है। अनुवाद एवं विवेचना से संबंधित एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन मतलब इंग्लिश में यही लिखा हुआ है, की स्थापना की जाएगी। प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान प्रदान को एक मंच प्रदान करने के लिए एक स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम NETF का निर्माण किया जाएगा। और केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के सशक्तिकरण की अनुशंसा करती है यह नीति। ओके, तो ये यहीं तक है आज के वीडियो में, बस इतना ही। आगे हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे भारतीय सेना में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन। ठीक है, प्लीज़ आप अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा देखने के बाद। और वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, 22 मिनट का हो चुका है, तो अब हम इसको यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगा। आप बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा आपको। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।